गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल डीडी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ आज गेस्टाल्ट सिद्धांत। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से हम पढ़ रहे हैं व्यवहारवादी उपागम। किसके अंतर्गत? अधिगम के आकलन के अंतर्गत, आकलन के उपागम के अंतर्गत, जिसमें हम सबसे पहला हमने पढ़ा था व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत पावलोव का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत। दूसरा हमने पढ़ा था अभी क्रिया प्रसूत अनुकूलन, जो कि B.F. स्किनर ने हमें दिया था। इन सब ने अपने अपने, इसके अलावा वॉटसन ने भी व्यवहारवादी उपागम पे प्रयोग किए हैं, थॉर्नडाइक ने भी किए हैं, कबूतर पे किए हैं, खरगोश के बच्चों पर किए हैं। ये सारे उन्होंने प्रयोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी विषय वस्तु को, अपने अपने प्रयोगों को सिद्ध करने के लिए किए हैं। अब बात आती है हमारी गेस्टाल्ट के द्वारा सीखना, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत की जो मेन थीम है, जो मेन आधार है, वह यह है, इसका जो अर्थ निकल के आता है हमारा आता है, ये क्या कहते हैं? सूझ द्वारा सीखना। सूझ द्वारा सीखना। गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि सूझ द्वारा कैसे सीखा जा सकता है। व्यक्ति ना तो क्रिया प्रस्तुत द्वारा सीखता है, ना शास्त्रीय अनुकूलन से सीखता है, ना ही अभ्यास द्वारा सीखता है, वह तो सूझ के द्वारा सीखता है। देखिए, सीखने पर भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार, अपने प्रयोग बार बार किए हैं, और यहाँ तक कि हम कहें कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने, जिसमें स्किनर, पावलोव आदि हैं, इन्होंने पशु पक्षियों पर प्रयोग किए। इनका कहना था कि पशु पक्षी जो हैं, पशु पक्षी भी मानवों की तरह ही सीखते हैं और व्यवहार करते हैं, और मानव भी अन्य प्राणियों की तरह सीखते हैं। यानी इनका कहना था, इन्होंने जो प्रयोग किए वह पशु पक्षियों पर किए। किस पर किए? पशु पक्षियों पर किए। पशु पक्षियों पर किए कि पशु पक्षी भी मानव की तरह सीखते हैं और व्यवहार करते हैं। उनका व्यवहार और मानव का व्यवहार सेम ही होता है। जबकि गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांत है वह थोड़ा सा इनसे उल्टा है। हालांकि किया इन्होंने भी सीखना, प्रयोग इन्होंने भी उस पर किए, पशु पक्षियों पर, लेकिन इनका कहना ये है कि सीखते सभी हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों से गेस्टाल्टवाद कुछ अलग है। मनुष्य और अन्य प्राणियों के व्यवहार में कुछ, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मनुष्य और अन्य प्राणियों के व्यवहार में कुछ साम्य होता है, परंतु उनकी मान्यता व्यवहारवादियों के सिद्धांतों से कुछ विपरीत प्रकार की होती है। वे मानते हैं कि मानव का सीखना पशु पक्षियों की तरह होता है। व्यवहारवादी क्या मानते हैं कि मानव का सीखना पशु पक्षियों की तरह होता है। कौन मानता है ये? व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव का जो सीखना है वह पशु पक्षियों की तरह होता है। जबकि गेस्टाल्टवादी ये मानते हैं कि जो पशु पक्षी होते हैं वह भी मानव की तरह ही सीखते हैं। समझ में? व्यवहारवादी मानते हैं मानव का सीखना पशु पक्षियों की तरह होता है, मानव पशु पक्षियों की तरह सीखता है। जबकि जो गेस्टाल्टवादी होते हैं वे ये कहते हैं कि पशु पक्षी मानव की तरह सीखते हैं, वह भी मानव की तरह ही व्यवहार करते हैं। गेस्टाल्टवादी ये कहते हैं कि पशु पक्षी भी मानव की तरह सीखते हैं। इन पशु पक्षियों की तरह सीखने और पशु पक्षी मानव की तरह सीखने, किंतु गेस्टाल्टवादी ये कहते हैं गेस्टाल्टवादी कि मानव भी, पशु पक्षी भी मानव की तरह सीखते हैं, और मानव इनके सीखने में एक, मतलब गेस्टाल्टवादी अपने सिद्धांत में ये कहते हैं कि जो भी कुछ सीखा जाता है वह इसकी कल्पना पहले से ही कर लेते हैं। कौन? गेस्टाल्ट।
कि जो कुछ सीखा जाएगा वह किस प्रकार किस प्रोसेस से सीखा जाएगा। इसकी कल्पना वह पहले से ही कर लेते हैं और उससे संबंधित उपागम वह पहले से उससे संबंधित वातावरण वह पहले से क्रिएट कर देते हैं। कौन? गेस्टाल्टवादी। सूझ द्वारा ये सीखने को प्रेरित करते हैं। सूझ का मतलब अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से यह सीखने को महत्व देते हैं। गेस्टाल्टवादी यही कहते हैं कि जबकि गेस्टाल्टवादी ये देखने की कोशिश करते हैं कि किसी परिस्थिति विशेष में व्यवहार का कौन सा रूप उद्भूत होता है। इन्होंने सूझ के माध्यम, लर्निंग बाय इंसाइट को नाम दिया है। सूझ के माध्यम से सीखने के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक है हमारे वह हैं कोहलर। सबसे मेन नाम जो हमारे सामने आता है गेस्टाल्टवादियों में वह है कोहलर। कोहलर ने अनेक प्रयोग किए, मनोवैज्ञानिकों ने, गेस्टाल्टवादियों ने अनेक प्रयोग किए जिनमें मुर्गी के बच्चे, चिंपैंजी वगैरह पर प्रयोग किए, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयोग है वह किया गया चिंपैंजी पर। चिंपैंजी के प्रयोग को हम यहाँ समझेंगे कि इन्होंने चिंपैंजी का नाम तो आपने सुना होगा, बानर रूप में होता है। केवल चिंपैंजी पर 2 प्रयोग किए, सूझ के माध्यम से सीखने का इन्होंने सिद्धांत दिया। अब देखिए प्रयोग 1 में इन्होंने क्या कहा। 2 प्रयोग किए इन्होंने किस पर? चिंपैंजी पर। प्रयोग 1 ये क्या कहते हैं? प्रयोग 1 में छड़ की सलाखों से बने कमरे में 2-3 इन्होंने एक कमरे में जो कि छड़ से बना हुआ था, ये कमरा है, छोटी छोटी छड़ सलाखों से मिलकर बना एक बॉक्स कमरा है जो कि छड़ से बना हुआ है, लोहे की छड़ों से निर्मित है। उसमें 2-3 बॉक्स रख दिए, 2-3 बॉक्स रख दिए और केले के गुच्छों को थोड़ा ऊंचाई पर उन्होंने टांग दिया। यहाँ पे इसकी छत पर केले के गुच्छों को उन्होंने टांग दिया और यहाँ पर 2 रख दिए। अब ये है बाई चांस चिंपैंजी। अब इसने पहले इन केलों को उछल कर लेने का प्रयास किया, वनमानुष को इसमें बंद कर दिया। चिंपैंजी को इसने काफ़ी उछल कूद की, बार बार ये उछला, लेकिन केले इसके हाथ में नहीं आए। फिर इसके अंदर एक सूझ, थोड़ी देर ये थक कर बैठ गया, फिर एक सूझ उत्पन्न हुई कि इसने एक बॉक्स पर चढ़कर उस केले को लेने का प्रयास किया। अचानक सूझ उत्पन्न हुई, थक कर हार कर ये बैठ गया। फिर एक कहें कि इसके दिमाग की जो बत्ती है वो जल गई। बत्ती जलने का मतलब है इसमें एक आइडिया आया, इसने अपने आप में विचार किया और उसने एक बॉक्स को यहाँ रखा बीचों बीच और उसको केले के गुच्छों को लेने का प्रयास किया। अभी भी इसके केले हाथ में नहीं आए। फिर यह बैठ जाता है बार बार प्रयत्न करने के बाद। फिर अचानक से इसके दिमाग में दूसरा आइडिया आया कि इसने एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा और उसके ऊपर खुद चढ़ा और उसके केले आसानी से हाथ में आ गए। तो ये इसने एक बॉक्स के ऊपर दूसरा रखकर इसने केले खाने में यह समर्थ हो गया। तो यहाँ पर ये एक प्रयोग था इनका गेस्टाल्टवादियों का, कोहलर का, जिसने कहा कि अचानक उसके माइंड में एक सोच उत्पन्न होती है, एक सूझ आती है, जिसे हम कहते हैं आइडिया आया। आइडिया आने का तात्पर्य है कि वह अपने विचारों में गिरा रहता है और विचार आता है एक ऐसा जो कि उसकी समस्या का समाधान कर देता है। ये तो प्रयोग नंबर 1 था। अब दूसरा था प्रयोग नंबर 2। प्रयोग नंबर 2 में इन्होंने चिंपैंजी को क्या किया, एक सलाखों के कमरे में बंद कर दिया और यहाँ पर 2 छड़ रख दी। इन्होंने 2 छड़ यहाँ पर रख दी, जिनको एक के अंदर एक को डालकर लंबा किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता था जिन्हें। और केले के गुच्छे अब की बार कहाँ, ऊपर ना होकर बाहर रख दिए। कमरे के बाहर उन्होंने केले के छिलकों को, केलों को रख दिया। अब यहाँ चिंपैंजी है, वह पहले तो इसमें से लेने का प्रयास करता है, लेकिन वह ले नहीं पाता है। और ये जो केले का गुच्छा है वह थोड़ा दूरी पर उन्होंने रखा। उसने हाथ से इन्हें लेने का प्रयास किया, लेकिन वह इसे ले नहीं पाया। अब उसने क्या कहा, वह थककर पहले की तरह जैसे यहाँ ऊपर वाले इसमें बैठा था वैसे ही बैठ गया, थककर। उसके दिमाग में कोई विचार नहीं आया। अचानक वह जब सोचता है कि भूख लग रही है, केले कैसे प्राप्त किए जाएं,
तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वह एक छड़ को उठाता है और डालने का प्रयत्न करता है तो वह छड़ यहाँ तक रह जाती है, उसके केले फिर भी हाथ में नहीं आते हैं। फिर वह बैठ जाता है, फिर वह विचार करता है, कोशिश करता है, तो दोबारा वह दूसरी छड़ को उठाता है और उसमें डाल के वह केलों को प्राप्त कर लेता है। तो अंत में वह सफल हो जाता है, छड़ी बड़ी हो जाती है और केलों को अंदर खींचकर खाने में वह सफल हो जाता है। तो इस प्रयोगों के माध्यम से वनमानुष ने जो भी सीखा उसे प्रयत्न और भूल द्वारा सीखना भी कहा जा सकता है। इन प्रयोगों से सिद्ध होता है कि उसने जो भी सीखा, पहले वह उछल कूद की, फिर वह बैठा, फिर उसने एक बॉक्स को रखा, फिर उसने केले प्राप्त करने की कोशिश की, नहीं आया, फिर उसने दोबारा बॉक्स को रखा और वह उसने केलों अपने खाने की सामग्री को प्राप्त कर लिया। तो इसे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहा जा सकता है, जो कि लेकिन क्योंकि केलों को प्राप्त करने के लिए उसने बहुत सारे प्रयत्न किए और उसमें उसे असफलता भी मिली, और असफलता ने जो उसे असफलता मिली उसने उसे उचित करने के लिए, उचित सोचने के लिए, कुछ और सोचने के लिए मजबूर किया। तो इसे ये कहा जा सकता है, सोचने का जो परिणाम निकला उससे उसे सफलता मिली। अतः स्पष्ट है कि वनमानुष द्वारा केले का प्राप्त किया जाना प्रयास और भूल का परिणाम उतना नहीं था जितना कि सूझ का। यानी कि प्रयास तो किया उसने, इसे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहा जा सकता है कि उसने प्रयत्न किया, पहले वह उछला, उसे केले प्राप्त नहीं हुए, फिर वह बैठ गया, लेकिन फिर आइडिया आया, यानी वो आइडिया आना वह है सूझ द्वारा सीखना। उसे किसी ने बताया नहीं। एक तो हम किसी कार्य को करें, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नहीं मिल पा रही है, फिर हमें किसी ने गाइड दी कि नहीं इस गाइड से पढ़ो, आप तब जाके ये तो है प्रयत्न और भूल का। लेकिन हमारे दिमाग में ही अचानक उत्पन्न होती है सूझ कि नहीं मैं ऐसे पढ़ लूँ, ऐसे तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो ऐसे पढ़ना चाहिए, मुझे मेरी दैनिक दिनचर्या सुधारनी चाहिए, मैं ऐसे कोचिंग ले लूँ तो मुझे कुछ फायदा होगा। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि वह प्रयत्न और भूल तो है ही, प्रयास तो उसने किया, भूल भी की, असफलता भी मिली और उस असफलता ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, तब जाके उसने केलों को प्राप्त किया। तो यहाँ पर एक गैस्टाल्टवादी संपूर्ण की बात कहते हैं, ना कि छोटे छोटे प्रयत्नों की। ये देखना ये था कि दोनों सिद्धांत में क्या भेद है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि दोनों सिद्धांत इसमें काम कर सकते हैं, प्रयत्न और भूल और सूझ द्वारा सिद्धांत। सबसे जो कॉलर कहते हैं वो ये कहते हैं कि व्यक्ति जब असफल होता है तो वह असफलता उसके अंदर एक सोच उत्पन्न करती है, एक विचार उत्पन्न करती है जो कि किसी के द्वारा बताया हुआ नहीं होता है। वह अपने आप ही उसके अंदर जागृति आती है और वह उस कार्य को करने में सफल हो जाता है। गेस्टाल्टवादी ये कहते हैं, जबकि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर उसने बार बार प्रयास किया, प्रयास के बाद उसने जो भी भूल की उसको सुधारा और उसने सफलता प्राप्त की। लेकिन यहाँ पर मतभेद सिर्फ इतना है, इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि प्रयत्न और भूल में स्थायित्व कम रहता है। प्रयत्न और भूल द्वारा जो सीखा जाता है उसमें स्थायित्व कम रहता है, स्थायीपन कम रहता है, जबकि सूझ द्वारा जो सीखा जाता है उसमें स्थायित्व ज़्यादा रहता है। छोटी आयु में प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत काम कर सकता है। जो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है वह छोटी आयु में काम कर सकता है। छोटी आयु में प्रयत्न और भूल का सिद्धांत काम कर सकता है, लेकिन बड़ी आयु में युवा अवस्था में वह, क्योंकि हम देखिए बालक जब चलना सीखता है तो वह चलने का प्रयत्न करता है, कभी एक कदम, कभी सहारे से चलता है, सहारे से खड़ा होना सीखता है, फिर वह धीरे धीरे सहारा लेकर चलता है। यानी प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखना छोटी आयु में काम करता है, लेकिन बड़ी आयु में युवा अवस्था में उसे व्यक्ति को अपनी सूझ द्वारा ही सीखना होता है। बार बार उसे ज़िंदगी मौका नहीं होती प्रयास करने का और भूल करने का, उसे अपने आप में एक बार में ही सुधार लाना होता है। मानसिक विकास के साथ साथ बड़ी आयु में सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत ही काम करता है। प्रयत्न और भूल द्वारा तो सभी सीखते हैं, परंतु सूझ द्वारा कॉलर सबसे ज़्यादा जो मेन बात है वो कहते हैं कि
इस सिद्धांत के द्वारा तो सभी सीखते हैं। प्रयत्न और भूल के द्वारा तो सभी सीखते हैं। भाई एक बार प्रयास करो, नहीं हुआ, दूसरी बार करो, तीसरी बार का अब करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान। तो यही है, पत्थर पर भी रस्सी बार बार खींचने पर पत्थर जैसी चीज पर भी निशान बना देती है, अपना जगह बना लेती है। तो कोई भी चीज आप प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखोगे तो बार बार अभ्यास करते रहोगे तो आपके कार्य में निखार तो आएगा ही। सभी सीखते हैं प्रयत्न और भूल के द्वारा तो, लेकिन कोहलर कहते हैं कि बुद्धिमान जो प्राणी है वे केवल सूझ के द्वारा ही सीखते हैं। आप देखिए कैसे कि कोई व्यक्ति आपके सामने कुएं में कूद रहा है, कोई कुएं में लटक रहा है। अब आप कहेंगे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत क्या, उसे बार बार आप निकालने का प्रयत्न कर सकते हो, बार कि कैसे उसे निकालोगे, कैसे फिर उसे नीचे धकेलोगे, फिर उसे निकालोगे, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो सूझ ये कहती है कि आपके दिमाग में एक आइडिया है कि आप तुरंत रस्सी डालो और उसे खींच लो, तब उसकी जान बच सकती है, ना कि प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के द्वारा उसकी जान बच सकती है। तो यही कहते हैं कि प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के द्वारा तो सभी सीखते हैं। छोटे बालक भी प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के द्वारा सीखते हैं। आपने देखा होगा उनके क्लासेस में बार उन्हें एक ही चीज़ को रटाया जाता है, एक ही चीज़ का उसे अभ्यास कराया जाता है। लेकिन सूझ द्वारा तो बुद्धिमान व्यक्ति ही सीख सकता है। जो बुद्धिमान होगा, जो युवा व्यक्ति होगा, उसे सूझ द्वारा ही सिखाया जा सकता है। कहावत है कि ज़िंदगी हमें बार मौके नहीं देती, एक बार हमें मौका हाथ से निकल जाता है तो दूसरी बार कब आएगा पता नहीं है। तो प्रयत्न और भूल द्वारा तो पशु पक्षी भी सीखते हैं। आपने देखा होगा कि जो गाँव के लोग हैं, ग्रामीण परिवेश के जो व्यक्ति हैं, उनके पास अमूमन भैंस, गाय वगैरह पशु होते हैं। उन्हें वे सुबह छोड़ देते हैं और शाम को घर लौट आ जाते हैं। 2-4 दिन ऐसे करने के बाद उनको रास्ता पता चल जाता है। गाय भैंसों को वे अपने आप चारा चर के और शाम को अपने घर आके खड़ी हो जाती है। तो अचानक नहीं उत्पन्न हुई उनके अंदर कि मेरा मालिक ये है, मुझे यहाँ जाना है। उनका एक वे और प्रोसेस अपनाया गया, एक प्रक्रिया अपनाई गई। मालिक ने उन्हें छोड़ा, 2-4 दिन वह उनके साथ आया, उन्हें रास्ता बताया और वह रास्ते अपने घर आ गए। उन्हें हैबिट हो गई। प्रयत्न और भूल के द्वारा वे सीखते हैं। पशु पक्षी जानवर सब प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखते हैं। लेकिन जो मनुष्य है, वह बुद्धिमान जो प्राणी है, वह किसके द्वारा सीख सकता है? वह सूझ के द्वारा सीखता है। और सूझ द्वारा सीखा हुआ ज्ञान स्थायी ज्ञान होता है। प्रयत्न शारीरिक क्रिया है, जबकि सूझ है वह मानसिक क्रिया है। प्रयत्न क्या है? एक देखिए अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता नहीं चलता है। प्रयत्न शारीरिक क्रिया है, प्रयत्न क्या है? एक शारीरिक क्रिया। यहाँ पे देखी होगी चिंपैंजी ने बार बार प्रयत्न किया, शरीर से मेहनत की, उछला, फिर उसने बॉक्स रखा, फिर उसके ऊपर दूसरा बॉक्स रखा, फिर उसने लेने का प्रयास किया। यहाँ पर उसने छड़ी द्वारा बार लेने का प्रयास किया। तो ये एक शारीरिक क्रिया है। जबकि जो सूझ उसके दिमाग में उत्पन्न हुई, किसके में? चिंपैंजी के में, वह मानसिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? मानसिक क्रिया। सूझ है वह एक मानसिक क्रिया है। जो आइडिया उसके दिमाग में आया, वह उसके दिमाग में आया, उसमें उसने शरीर से कोई मेहनत नहीं की। प्रयत्न और भूल में उसने मेहनत की। सीखने की दृष्टि से पहले मानसिक क्रिया होती है, उसके पश्चात शारीरिक क्रिया होती है। पहले सूझ उत्पन्न हुई, फिर उसने शारीरिक क्रिया की। सूझ सबसे पहले उत्पन्न होने वाली मानसिक क्रिया है। अगला है, जिस क्रिया में मात्र शरीर के अंग कार्य करते हैं वह प्रयत्न है, और जिसमें मात्र मस्तिष्क काम करता है वह क्या है? सूझ है। प्रयत्न शरीर के अंग जिसमें कार्य करते हैं वह प्रयत्न है। आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति ये कहते हैं कि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये मेरा वर्क है, मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ, रुचि नहीं है। जबकि हमने आज तक ये सीखा है, हमने जो सिद्धांत पढ़े थे, अपने जो मूल्यांकन की प्रोसेस पढ़ी थी, अधिगम के सिद्धांत पढ़े थे, उनमें यही था कि हमारी रुचि जिसमें होती है, हमारा इंटरेस्ट जिसमें होता है, उसको हम ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, उसे हम बिना बताए ही सीख लेते हैं उसे करने का। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि जो कई बार आपने व्यक्तियों को देखा होगा कि ये मेरा प्रोफेशन है, इसको मैं अच्छे से कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट तो वायलिन बजाने में है, लेकिन मैं बजाता गिटार हूँ या बजाता तबला हूँ। इंटरेस्ट उधर है, उसको भी आता है उसको, लेकिन
उसको तबले को भी अच्छे से बजा सकता है। क्योंकि करत अभ्यास के वही काम करता है कि प्रयत्न द्वारा वह सीख सकता है, सीख तो सकता है लेकिन वह स्थायी नहीं रहता। एक अगर उसे इंटरेस्ट उसका दूसरे क्षेत्र में है तो वह उसे बिना बताए भी उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा, ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकता है। तो जिस क्रिया में शरीर के अंग काम करते हैं वह प्रयत्न है, और जिसमें मस्तिष्क काम करता है वह सूझ है। जिसमें दोनों ही काम करते हैं वह उन दोनों का मिश्रित रूप है। अब सूझ के माध्यम से सीखने के शैक्षिक निहितार्थ, सीखने के शैक्षिक निहितार्थ किसके द्वारा? गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार, सूझ के अनुसार। अभी हमने क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन में पढ़े थे पिछली क्लास में। अब ये हमारे समझ में आ गया होगा, सूझ के द्वारा अचानक सीखना किसके अंतर्गत आता है? सूझ के अंतर्गत। एक मानसिक क्रिया द्वारा सीखना किसके अंतर्गत आता है? सूझ के अंतर्गत। सूझ व्यक्ति में अपने आप उत्पन्न होती है, इसे कोई उत्पन्न नहीं करता, यह अपने आप ही उत्पन्न होती है। जबकि प्रयत्न और भूल के द्वारा कौन सा कार्य ज़्यादा किया जाता है? शारीरिक कार्य ज़्यादा किया जाता है। अब इसका है शैक्षिक निहितार्थ। शिक्षा में गेस्टाल्टवादियों का जो सिद्धांत है वह कैसे कार्य करता है? कौन से उपागम पढ़ रहे हैं हम? ये पढ़ रहे हैं हम व्यवहारवादी उपागम, सीखने के व्यवहारवादी उपागम। देखिए, शिक्षा में सिद्धांत का प्रयोग करने के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, यह सिद्धांत समग्र से अंश की ओर काम करता है। समग्र को हम यहाँ कह सकते हैं पूर्ण से अंश। कैसे? एक चिंपैंजी को हमने कमरे में बंद किया, उसके सामने समस्या थी पूरी, कमरे में बंद किया गया है, केले ऊपर है, बॉक्स रखा है, ये पूर्ण से अंश की ओर। अब इनका टुकड़ों में कैसे प्रयोग करना है कि वह केले हमें प्राप्त हो जाए। इसलिए ये सिद्धांत किस प्रकार करता है? पूर्ण से अंश की ओर, सामान्य से जटिल की ओर कार्य करता है। पूर्ण से अंश की ओर और सामान्य से जटिल की ओर। पूर्ण से अंश की ओर और सामान्य से जटिल की ओर कार्य करता है। सामान्य है, दिख रहा है केले लेने हैं, सबसे पहले तो उसे पता थोड़ी था कि वो उसके हाथ नहीं आएंगे, उसे पता ही नहीं था। उसने कहा कि केले भी हैं और मैं ऐसे इसको ले सकता हूँ, खा सकता हूँ, मेरा पेट भर जाएगा, ये तो था। उसने समग्र रूप से उसका अध्ययन कर लिया। अब अंश की ओर, जटिल की ओर, जटिल समस्या हो गई। समस्या उत्पन्न तब हो गई जब वह केले उसके हाथ नहीं आए, उसे बार बार प्रयत्न करने पर भी वह सामग्री प्राप्त नहीं हुई, वह उसे नहीं ले सका। तो इस सिद्धांत पर इन दोनों शिक्षण सूत्रों के पीछे भी यह सिद्धांत ही कार्य करता है। शिक्षा में यही है कि सबसे पहले उसे ओवरऑल सिलेबस बताया जाता है और ओवरऑल शैक्षिक उद्देश्यों से उसे अवगत कराया जाता है छात्र को। फिर स्टेप बाय स्टेप उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जाते हैं, शिक्षण विधियों को अपनाया जाता है, शैक्षिक प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो यह समग्र से अंश की ओर कार्य करता है, शिक्षण सूत्र पर कार्य करता है कि पहले ओवरऑल उसे ये बता दीजिए कि आपको करना क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, उसकी प्राप्ति के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। दूसरा है, यह सिद्धांत ज्ञान के उद्देश्य की पूर्ति पर इतना बल नहीं देता जितना कौशल के विकास पर। ज्ञान के उद्देश्य की पूर्ति पर बल नहीं देता। ज्ञान के उद्देश्य की पूर्ति पर बल नहीं देता। जितना कौशल के विकास पर। जितना किस पर बल देता है? ये कौशल के विकास पर बल देता है। ज्ञान के उद्देश्य की पूर्ति पर उतना बल नहीं देता जितना यह
उसमें स्किल डेवलपमेंट पर बल देता है कि वास्तव में आप ये कैसे कर सकते हो, आप में कौन सी सूझ उत्पन्न होनी चाहिए। यह रटने पर बल नहीं देता, यह करने पर बल देता है। तीसरा है बालकों की सूझ को जागृत करने के लिए कोई समस्या देकर उसका समाधान उन्हें स्वयं खोजने दीजिए। चिंपैंजी की तरह स्वयं खोजने पर बल देता है। यानी कि उसको बालक को में किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए उसे समस्या दीजिए और उसकी कोई हेल्प न करके स्वयं वह क्या सोच सकता है, उसकी सूझ को इम्प्रूव करने के लिए आप उसे समस्या का जो समाधान है वह खुद ही खोजने दीजिए। स्वयं खोजने पर बल देता है क्या? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। चिंपैंजी को समस्या दे दी गई, उसे किसी के द्वारा बताया नहीं गया, उपकरण रख दिए गए जो उसके काम में आ सकते हैं, लेकिन उनका प्रयोग उसने खुद ने ही किया। सूझ जो है वह उसमें स्वयं ही उत्पन्न हुई। तो यहाँ शैक्षिक निहितार्थ इसका यही है कि बालक को जो शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, सामग्री आप पूरी दे दीजिए, आप उसे समझा दीजिए, लेकिन स्वयं उसे समाधान खोजने के लिए कहिए कि ये प्रॉब्लम है, ये उपकरण है, इनकी सहायता आप ले सकते हो। कैसे लेते हो ये आपके ऊपर है, ये समस्या आपकी है, आपको इसका हल अपने दिमाग से खोजकर निकालना है। तो यही है इसका कि बालक को समस्या देकर उन्हें स्वयं खोजने दीजिए। जो बालक समाधान नहीं खोज सके उन्हें उत्प्रेरित कीजिए। कई बालक, मैंने बताया कि व्यक्तिगत भिन्नता होती है, कई बालक ऐसी होती है जिनकी सूझ जल्दी डेवलप हो जाती है, वह समस्या का समाधान तुरंत निकाल लेते हैं। कई बालक होते हैं किसी को देखकर निकालते हैं, कई बालक होते हैं कि बिल्कुल निकाल ही नहीं पाते हैं समस्या का समाधान, नहीं हमसे तो कुछ नहीं होगा, हम नहीं समझ पाते। तो उनको होपलेस नहीं करना है, उनको साहस बनाना है, उनको साहस बनाना है कि नहीं, हार नहीं माननी है। आपको इस समस्या का समाधान आप इस प्रकार से कर सकते हो। छोटे बालकों का मानसिक विकास अधिक नहीं हो पाता, अतः उनके साथ सूझ के सिद्धांत का असफल प्रयास मत कीजिए। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत की व्याख्या केवल बड़े बालकों के लिए करते हैं, छोटे बालकों के ऊपर इस सिद्धांत का प्रयोग करने की वे सलाह नहीं देते हैं। वो ये कहते हैं कि छोटे बालकों का मानसिक लेवल बहुत कम होता है, वह इतने अच्छी तरह से नहीं सोच सकते हैं, इसलिए उन्हें कौन से सिद्धांत द्वारा सिखाया जा सकता है? प्रयास और भूल के सिद्धांत के द्वारा उन्हें सिखाया जा सकता है। उन्हें एक साथ उनमें सूझ उत्पन्न नहीं होती है, उन्हें पहले स्टेप बाय स्टेप अध्ययन कराना होता है, तब जाके वह सीखते हैं। तो यही हो गया। अगला है छोटे बालकों के लिए प्रयत्न और सूझ द्वारा सीखना। सूझ द्वारा सीखी गई बातों में स्थायित्व होता है। सूझ द्वारा सीखी गई बातों में क्या होता है? स्थायित्व होता है। सूझ द्वारा जो बातें सीखी जाती है वे स्थायित्व होती हैं, वे अपने माइंड की उपज होती है कि ऐसी परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है तो ऐसा कर लेना चाहिए। जबकि हम बार बार किसी चीज को रटने का प्रयास करते हैं तो रटना एक भूलने की प्रोसेस है। जो रटा हुआ ज्ञान है उसे हम एक समय के अनुसार अपने आप ही भूल जाते हैं, वह इतना कारगर नहीं होता, उसमें स्थायित्व कम होता है, एक समय पर तक यूज होता है, तब तक तो हमें वह याद रहता है। रटा हुआ ज्ञान, प्रयत्न और भूल का ज्ञान हमें तब तक याद रहता है जब तक हम उसे काम में लेते हैं। जब समय और परिस्थिति के अनुसार हम उसे काम में नहीं ले सकते, वहाँ पर जो स्थायित्व होता है वह सूझ द्वारा सीखने का ही होता है। अगला है बच्चों की सूझ को जागृत करने के लिए ऐसे सवालों का पूछे जाना जरूरी है जिनका उत्तर विचार किए बिना दिया ही नहीं जा सके। यानी कि बालक के विचार शक्ति को मजबूत करना। यानी उनको
समस्या का समाधान खोजने के लिए ऐसे सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए जिन पर बिना विचारे वह उत्तर नहीं दे सके। यानी सरल और इतनी इजी विषय वस्तु नहीं होनी चाहिए, ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए कि उसे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, उसे किसी प्रकार की कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़े। विचारोत्तेजक सवालों को पूछना ही लक्ष्य होना चाहिए। ये इसके शैक्षिक निहितार्थ थे। पहला कौन सा था? समग्र से अंश की ओर, सामान्य से जटिल की ओर यह कार्य करता है। कौन सा? गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। सूझ द्वारा जो सीखने का सिद्धांत है वह सबसे पहले समग्र को देखता है, फिर वह अंश को देखता है, बाद में। दूसरा है ज्ञान के उद्देश्य की पूर्ति पर बल नहीं देता, जितना कौशल के विकास पर बल देता है, स्किल डेवलपमेंट पर यह बल देता है, करके सीखने पर यह बल देता है। यह सहारा नहीं देता, यह सपोर्ट नहीं देता, यह हेल्पर नहीं है, यह अपने आप करने के लिए पर बल देता है, स्वयं खोजने पर बल देता है। समस्या ये कहता है कि व्यक्ति को, बालक को इस प्रकार से समस्या दो, उसे उपकरण उपलब्ध कराओ, लेकिन उसकी सहायता नहीं करनी है, वह समस्या का समाधान स्वयं खोजे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।